अच्छा, बात वहीं आ जाती है कि भाई सवाल ये है बेटा कि नंबर इनपुट आएगा बाइनरी में 10 की फॉर्म में। नंबर जब पूरा इनपुट आ जाए तो अगर वो इवन हो तो एक्सेप्ट हो जाए, अगर वो ऑड हो तो रिजेक्ट हो जाए। समझ में आ गई? लेकिन बात वहीं आ जाती है कि मुझे क्वेश्चन के बारे में कितनी नॉलेज है। अब एक स्टूडेंट अगर ऐसा है कि जिसको बाइनरी नंबर नहीं आते तो वो इस क्वेश्चन को सॉल्व थोड़ी कर सकता है, या उसको बाइनरी नंबर की साइंस नहीं पता। साइंस का मतलब ये होता है कि उसके पीछे लॉजिक क्या है, कैसे जनरेट होते हैं, कब क्या होता है, कब क्या नहीं होता, तो वो कैसे उसको फिर उसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकता है। समझ रहे हैं आप? नहीं, मैं बताता हूँ, ठीक है। तो वही वाली बात है ना, मैं चाह रहा था कि कोई शायद मुझे बता दे। तो देखिए, ये बड़ी सिंपल सी बात है। अजम्पशन क्या है? अजम्पशन ये है कि यू आर रीडिंग दैट नंबर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम एमएसबी टू एलएसबी। मतलब ये है कि अगर नंबर ये है 100, तो मुझे इनपुट कैसे मिलेगा? पहले 1 मिलेगा, फिर 0, फिर 0। समझ में आ गई ये बात? अजम्पशन ये है कि यू आर रीडिंग दैट नंबर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। क्लियर हो गई बात? ट्रुथ टेबल बनाया सिखाया जाता है आप लोगों को जब आप डीएलडी का कोर्स पढ़ते हैं, तो ट्रुथ टेबल आपको बनाया सिखाया जाता है। लेकिन आप वहाँ नंबर को कैसे लिखते हैं? आप कहते हैं कि सर सबसे जो आखिरी कॉलम होता है ना, वो 4 के बाद चेंज हो रहा होता है, 8 के बाद चेंज हो रहा होता है। फिर जो थर्ड कॉलम होता है, मतलब अगर 15 तक का ट्रुथ टेबल बनाए तो कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाते हैं ना, 0001, सॉरी 0, ऐसे बनाते हैं ना। फर्स्ट करें 8 तक की काउंटिंग कर रहा हूँ, इवन 7 तक की। तो 7 तक की काउंटिंग में क्या होता है? आपको 3 चाहिए होती है बिट्स, ऐसा ही है ना? तो आप क्या करते हैं? आप कहते हैं सर 7 तक की काउंटिंग में ये होगा कि सर 4 दफ़ा 0 आएगा, 4 दफ़ा 1 आएगा। मतलब हम वो कॉन्सेप्ट याद रखते हैं जैसे हमने शायद किसी ज़माने में याद किया। सर ये 4 के बाद चेंज हो रहा है, इसको 2 के बाद चेंज करें। सर ये 4 के बाद चेंज हो रहा है, इसको 2 के बाद चेंज करें। 2 के बाद चेंज कर लेते हैं। और सर इसको ना हर किसी के बाद चेंज करें अल्टरनेटिव में। आपको आ गई वीडियो? आ गई वीडियो? ठीक है ना? ये चीज कॉन्सेप्ट सही है ना कि भाई आपका जो सबसे आखिरी कॉलम है उसको आप ये जो आखिरी वाला कॉलम है इसको आप ऑल्टरनेटिव पे चेंज करते हैं, फिर 2 पे, फिर 3, 4 पे, फिर 8 पे, फिर एंड सो ऑन। ऐसे ही है ना? याद है कुछ ये बात? जी। तो अभी तक सवाल समझ में नहीं आया कि कैसे सॉल्व होगा? ये इतनी सारी कहानी मैं क्यों सुना रहा था? सवाल कैसे सॉल्व होगा? नहीं नहीं, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ये वाला? देखिए, क्वेश्चन के बारे में पता होगा तो ही क्वेश्चन सॉल्व होगा ना। आप लेंथ का काम कर रहे थे, आपने बोला सर 3, अदान हो रही है, 2 मिनट रुक जाइए।
जी सर, ये लाइन समझ में आई आप लोगों को? इफ द नंबर इज इवन इट एंड्स विद जीरो, कि मैंने आपको ये पूरी कहानी यही सुनाई थी कि सबसे लास्ट वाला जो कॉलम होता है वो ऑल्टरनेटिव पे चेंज हो रहा होता है। देखिए 0 0 0 0 0 2 4 6। अब समझ में आई ये बात? तो कितना आसान सवाल है ये। लेकिन क्वेश्चन के बारे में अगर हमें पता ही नहीं होगा तो हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं? डेफिनेटली बन जाएगा बेटा, ठीक है। तो बस वही वाली बात मैं इसी की काउंटर लिख रहा था कि मुझे याद आ जाए कि यार ऑल्टरनेटिव ऑल्टरनेटिव बार बार मैं कह रहा हूँ। तो देखिए सिंपल सी बात है, दो स्टेट बनेंगी, हमें पता है इवन ऑड का क्वेश्चन है, दो ही बनेंगी। बस जब भी जीरो आएगा तो हम इसको इवन पे रखेंगे और जब वन आएगा तो इसको ऑड वाली में भेज देंगे। तो अगर ये इवन स्टेट है तो जीरो पे यहीं रखो, वन आए तो उधर भेज दो, और फिर अगर जीरो आए तो सॉरी वन आए तो यहीं रखो और जीरो पे उधर भेज दो। जीरो पे इसको इवन की तरफ भेजना है, बस जीरो पे इसको इवन की तरफ भेजना है। अब अगेन अगर हमें नहीं भी पता तो हम देखें समझते हैं, हम इसको समझ के भी कर लेते हैं। शुरू में जीरो आता रहेगा, जीरो आता रहेगा, जीरो जीरो जो है ना बाइनरी में डेसिमल में भी जीरो है। जहां आपको पहला वन मिलेगा, और से देखिएगा, जहां आपको पहला वन मिले, चाहे वो 1 के बाद मिले या 1000 के बाद मिले, पहला वन जो है उसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ वन होती है। ऐसा ही है, सबसे पहला वन जो होता है उसकी इंपॉर्टेंस वन के बराबर ही होती है। तो अगर आप इस पूरे को डेसिमल में देखें तो वन ही है, वन को 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आ गया वन। तो इसका मतलब है इसकी टोटल वेटेज कितनी है, वन। क्लियर हो गई ये बात? अब आप बी पे खड़े में, मैं इसको रन टाइम पे डिजाइन करता हूँ ताकि आपको समझ में भी आ जाए। अब आप बी पे खड़े में, बी पर आप मिनिमम ट्रांजिशन इनिशियल स्टेट से क्या देख कर आए? बी पर आप मिनिमम ट्रांजिशन इनिशियल स्टेट से क्या देख कर आए? बी पर आने के लिए आपको इनिशियल स्टेट से मिनिमम ट्रांजिशन आपने क्या किया, वन। तो आपने कहा सर मैं वन देख कर आया हूं। अब दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो वन के बाद जीरो मिलेगा या वन के बाद वन मिलेगा। ऐसा ही है ना, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका समझा रहा हूं। तो वन के बाद या तो जीरो मिलेगा या वन के बाद क्या मिलेगा, वन मिलेगा। इन बोथ केसेस हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। अगर वन के बाद जीरो मिलता है तो ये नंबर क्या बन गया डेसिमल में? वन के बाद अगर जीरो मिलता है, वन जीरो किसके बराबर होता है डेसिमल में? टू के। टू को टू से डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या आया? रिमाइंडर क्या आया? जीरो। जीरो क्या होता है, इवन। इसको आपने भेज दिया कि वन के बाद अगर जीरो आया तो आप इसको यहां भेज दीजिए। क्लियर? अब अगर वन के बाद वन आता है तो ये कितना हो गया, थ्री। थ्री को टू से डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या हो गया, वन। इसको यहीं रखें कि मैंने नहीं सॉल्व किया, ये आपने सॉल्व किया। ठीक है, ये लॉजिक है। अब अगर आप कोई भी इसको नंबर देना चाहें, अगर वो इवन होगा तो वो एंड होगा ए पर, और अगर वो ऑड होगा तो वो एंड होगा बी पर। इज इट क्लियर? इसको जरा सा हम थ्री कर देते हैं, अब इसको समझते हैं। ठीक है, इसको हम थ्री कर देते हैं। तो थ्री, इस क्वेश्चन को हमने कर दिया है, और थ्री समझने के लिए अब हम ये चाहते हैं कि हम इसको फर्दर आगे बढ़ाएं। तो अगेन अब थ्री की बात हो रही है। थ्री का मतलब ये है कि भाई सबसे पहले मैं क्वेश्चन के बारे में समझ चुका हूँ, तो मैंने कहा सर मैं कुछ और बात पे फोकस नहीं कर रहा, मेरा पहला फोकस इस चीज पे है। सर 3 स्टेट्स होंगी इसकी, ऐसे ही है। तो मैंने इसकी 3 स्टेट बना दी। तो मुझे ये भी पता है कि तीनों स्टेट्स में एक रिमाइंडर जीरो पे काम कर रही होगी, एक रिमाइंडर वन के लिए काम कर रही होगी, एक रिमाइंडर टू के लिए काम कर रही होगी। ठीक है बेटा, तो मैं हाथ के हाथ इनको नाम भी असाइन कर देता हूँ, क्यू नॉट, क्यू टू एंड क्यू सॉरी क्यू वन एंड क्यू टू। ठीक है बेटा, तो क्यू नॉट, क्यू वन एंड क्यू टू। अब अगेन इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करें और तमाम स्टेट्स को कंप्लीट करने की कोशिश करें। तो इनिशियल स्टेट पे आपने कोई ट्रांजिशन नहीं देखी, पॉसिबिलिटी ये है कि उसको या तो जीरो मिलेगा या वन मिलेगा। क्लियर है? तो अगर इनिशियल स्टेट पे मुझे बहुत सारे जीरो भी मिल जाए तब भी मेरा टोटल वेट कितना होगा, जीरो ही रहेगा। अगर इनिशियल स्टेट पे मुझे बहुत सारे जीरो भी मिल जाएं तो मेरा टोटल वेट कितना रहेगा, डेसिमल में जीरो ही रहेगा। और जीरो को जब थ्री पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर भी जीरो आता है। जीरो को जब थ्री पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर भी कितना आता है बेटा, जीरो ही आता है। तो क्या ये काम सही कर रहा हूं मैं? जहां प्रॉब्लम हो ना वहीं रोक देना। क्या ये काम सही कर रहा हूं?
ठीक है ना बेटा। देखिए मेरे दिमाग में दो चीजें हैं, मैं रिमाइंडर 3 के लिए काम कर रहा हूँ, मॉड 3 के लिए, और मैं 0 और 1 इनपुट लूंगा। मैं रिमोट 3 के लिए काम कर रहा हूँ, मैं 0 और 1 इनपुट लूंगा। तो 0 और 1 इनपुट लेने का मतलब है इसमें 1 की ट्रांजिशन भी होनी चाहिए। अब अगर मैंने डायरेक्ट 1 देखा है, अब अगर मैंने डायरेक्ट 1 देखा है या बहुत सारे 0 के बाद 1 देखा है, तो बहुत सारे 0 के बाद 1 देखो या डायरेक्ट 1 देखो, इन बोथ केसेस मेरा टोटल वेट कितना रहता है, पहले 1 पे 1 ही रहता है। तो अगर मैं 1 को 3 पे डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा। क्लियर? तो मैं इसको यहां भेज देता हूं। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई? बताएं, यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? ऐसा ना हो कि क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो आप कहें कि वो चीज समझ में नहीं आई थी। ठीक है, अच्छा जी। अब आ जाए, आप Q1 पे खड़े हैं, मैं Q2 पे क्यों नहीं सॉल्व कर रहा पहले, क्योंकि Q1 तक मैं आ चुका हूं, तो मैं वहीं से कंटिन्यू करूंगा। अब Q1 पे आने के लिए मैंने मिनिमम ट्रांजिशन कितनी की है, एक मिनट दे दें। मिनिमम ट्रांजिशन मैंने 1 की है। Q1 पर आने के लिए मैंने मिनिमम ट्रांजिशन 1 की है। इट माइट बी पॉसिबल कि बहुत सारे 0 देखे हो, 1 देखा हो, लेकिन मिनिमम ट्रांजिशन जो होती है वो लास्ट ट्रांजिशन नहीं होती, वो होती है इनिशियल स्टेट से जिस स्टेट पे आप खड़े हैं वहां तक जाने के लिए मिनिमम ट्रांजिशन। तो मैंने मिनिमम ट्रांजिशन की है 1। अब 1 जो है उसके बाद पॉसिबिलिटी है कि 1 के बाद या तो आपको 0 मिले या 1 मिले, ऐसा ही है। Q1 पे पॉसिबिलिटी है कि आपको 1 देखने के आने के बाद या तो 0 मिले या तो 1 मिले, यही दोनों केसेस है, तीसरा कोई केस तो नहीं होगा। एग्री? सब एग्री करते हैं कि Q1 पे 1 देख के आने के बाद या तो 0 मिलेगा या 1 मिलेगा। अब आ जाते हैं कि भाई अगर 0 मिलता है तो क्या होगा और 1 मिलता है तो क्या होगा। तो पहले मैं ये समझा रहा हूं। अगर 1 के बाद 0 मिले तो मुझे बताइए मेरा नंबर कितना बन गया, 1 0 कितना होता है, 2। 2 को 3 पे डिवाइड क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं रिमाइंडर चेक कर रहा हूं। क्या बचा रिमाइंडर, रिमाइंडर 2। तो इसको कहां जाना चाहिए, मार बेटा इधर फोकस करो, वो आप गलत आंसर कर रहे हो। देखिए 1 के बाद अगर 0 मिलता है तो मेरी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, और 2 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 2। तो मुझे Q1 पे अगर 0 मिलता है तो Q2 पे जाना चाहिए। इसकी जस्टिफिकेशन क्या है, क्योंकि Q1 पे 0 मिलने के बाद मेरी वैल्यू हो जाएगी 2 और 2 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आता है 2। तो मैं Q1 पे अगर मुझे 0 मिलता है तो मैं Q2 पे चला जाऊंगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बेटा ये क्वेश्चन 3 पे डिवाइड करने वाला है, 2 से डिवाइड करने वाला नहीं है। अच्छा जी, 1 के बाद अगर मुझे 1 के बाद अगर 1 मिला तो नंबर कितना बन जाएगा, 3। और 3 को 3 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आता है, 0। तो मुझे कहां जाना चाहिए कि अगर मुझे Q1 पे 1 मिले तो मुझे कहां जाना चाहिए, Q0 पे। अगर मुझे Q1 पे 1 मिले तो मुझे कहां जाना चाहिए, Q0 पे। Q1 पे अगर मुझे 1 मिले तो मुझे कहां जाना चाहिए, Q0। क्या रहता है, Q2। तो Q2 जो है उस पर मैंने मिनिमम ट्रांजिशन क्या की है, इनिशियल स्टेट से आने के लिए। Q2 पे आने के लिए मैंने मिनिमम ट्रांजिशन क्या की है, Q2 पे आने के लिए मैंने मिनिमम ट्रांजिशन इनिशियल स्टेट से क्या की है बेटा, नंबर ऑफ ट्रांजिशन नहीं पूछ रहा, ट्रांजिशन बताएं। इनिशियल स्टेट से Q2 पे आने के लिए मेरी ट्रांजिशन क्या है, 1 0। ये जवाब है इसका, ठीक है, 1 0 1 0 मिनिमम ट्रांजिशन। वैसे तो बहुत है, 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0, बहुत सारी हैं। मिनिमम क्या है, 1 0। फर्ज करिए डायरेक्ट एरो आ रहा होता है डायरेक्ट, तो मैं लिख देता डायरेक्ट ट्रांजिशन ये की है मिनिमम। मुझे मिनिमम ट्रांजिशन ढूंढनी है। क्लियर हो गई ये बात कि मिनिमम क्यों ढूंढ रहा हूं मैं, क्योंकि मैं मिनिमम पे ही काम कर रहा हूं। अब मैंने 1 0 लिख दिया यहाँ पर। अगेन अब मैं बोलूंगा 1 0 के बाद सर दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, या तो 0 मिलेगा या 1 मिलेगा, इन दोनों पे काम कर लीजिए।
100 को आप देख लीजिए, 100 किसके बराबर होता है? 4 के, हमारे यहाँ 4 के बराबर होता है, ठीक है। और 4 को 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आता है? हमारे यहाँ 1 आता है। तो इसका मतलब क्या है, कहाँ जाना चाहिए मुझे? अगर Q2 पे मुझे 0 मिले तो कहाँ जाना चाहिए? Q1 पर। अच्छा जी, और फिर अगर ये 101 हो गया तो 101 होता है 5 के बराबर, 5 को 3 पे डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया 2, और हम यहीं पर ही रहेंगे। समझ में आ गया? हाँ भाई, समझ में आ गया सबके? इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट कौन सी होगी? क्योंकि ये डिविजिबल बाय 3 पे काम कर रहा है तो Q नॉट हो जाएगी। क्वेश्चन क्या है साथ हमारा? हमारा क्वेश्चन क्या है? डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3 पे क्वेश्चन Q2 पे एंड हुआ है। सवाल तो समझ लीजिए बेटा, यही तो मसला है हमारे साथ। अब फर्स्ट कर लीजिए, मैंने इसको एक नंबर इनपुट दिया, ये नंबर जो है किसके बराबर है? 15 के। 15 को 3 पे डिवाइड करें, रिमाइंडर कितना आता है? 0। इसका मतलब है ये नंबर इस पे एक्सेप्ट होना चाहिए। ऐसा है या नहीं है? ये नंबर इस पे एक्सेप्ट होना चाहिए या नहीं? ये देखें 1 1 1 1 क्यों नॉट पे एंड हुआ? फर्स्ट करें इसको, हम दे देते 9। 9 क्या होता है? 1001। इसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए थे। ये देखें 1 0 0 1 1 0 0 1। फर्स्ट करें इसको, हम दे देते हैं लाइक 16। तो 16 होता है 10000 10000। 16 होता है 10000। नहीं होना चाहिए। अगर 16 को हम दें इनपुट तो 16 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता, रिमाइंडर 1 आता है। तो ये एंड होना चाहिए यहाँ पर 10000। 16 होता है बाइनरी में 10000। ठीक है, ये देखें 1 0 0 0 0। देखें Q1 पे एंड हो रहा है। समझ में आ गई बात? डेफिनेटली नहीं आएगा, क्योंकि आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं। कोई बात नहीं, होता है ऐसा। ठीक है, अब देखें, फर्ज करें आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप प्रैक्टिस किसकी कर सकते हैं कि आप यही क्वेश्चन रखें और डिविजिबल बाय 4 कर दें। डिविजिबल बाय 4। अब आप वहाँ क्या करेंगे? आप बोलेंगे सर 4 है, मेरी 4 स्टेट हो जाएंगी। फिर उसी हिसाब से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इट इज़ वेरी सिंपल। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं उसका ट्रुथ टेबल आपको बना के दिखा देता हूँ। मतलब मेरे पास आंसर क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, लेकिन मैं जो हूँ वो मेरे पास का क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप सिर्फ खुद डिजाइन कीजिए और फिर इस आंसर को इस ट्रांजिशन टेबल से वेरीफाई कर लीजिए। ठीक है, ये इसका ट्रांजिशन टेबल होगा अगर आप डिविजिबल बाय 4 की प्रैक्टिस करेंगे, और ये इस तरीके से इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट जाएगी। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और जब प्रैक्टिस कर लें वेरीफाई कीजिए कि आपने जो सॉल्यूशन
बनाया है क्या वो इस ट्रांजिशन टेबल से मैच करता है या नहीं करता। सही है, इसको कॉपी कर लीजिए। और ये डिविजिबल बाय 4 की बात हो रही है, पूरा क्वेश्चन वही रहेगा, सिर्फ क्या है डिविजिबल बाय 4 की बात हो रही है। बिल्कुल वैसे ही लॉजिक चलाइएगा कि जिस स्टेट पे खड़े हुए हैं वहां तक इनिशियल स्टेट से क्या ट्रांजिशन करके आए, अगर वहां 0 आता है तो क्या नंबर बन जाएगा, अगर वहां 1 आता है तो क्या नंबर बन जाएगा। सही है, तो इस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और थोड़ी बहुत आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कॉपी कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब कर दूं, यस कर दूं। अच्छा, अब जो है वो अभी तक लेंथ के क्वेश्चन हो रहे थे डिफरेंट तरीके से। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारा फोकस है भाई कि हम बात कर रहे हैं सिग्मा हमारा a कॉमा बी ही है, और हम कह रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट विद ए होता है, एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद ए। ये वो क्वेश्चन है जिसकी मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई थी, डीएफए का स्ट्रक्चर समझाया था इस पर आपको। डीएफए का स्ट्रक्चर क्या होता है वो इस क्वेश्चन पे करवाया था। लेकिन सबसे पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि हम इस लैंग्वेज के कुछ स्ट्रिंग अपने पास लिख लेते हैं, और सबसे छोटा स्ट्रिंग लाजमी लिखते हैं क्योंकि वो हमें बिल्डिंग ब्लॉक बनाने में बड़ी हेल्प करता है। वो हमारी हेल्प करता है सबसे छोटा स्ट्रिंग उसको डिज़ाइन करने में। इसका मतलब क्या है कि ये वो स्ट्रिंग्स हैं जो इस पर एक्सेप्ट हो सकते हैं, स्टार्ट विद इट। तो अगेन देखें, बात वही आ जाती है कि ऐसा अब ये जो है साइकिलिक नेचर के क्वेश्चन नहीं है, ये बाउंड्री नेचर के क्वेश्चन हैं। लाइक कि एक पर्टिकुलर कंडीशन के बाद आपकी हर चीज़ या तो एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी। क्लियर है ना बात। तो आपने बनाई इनिशियल स्टेट, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इनिशियल स्टेट पे या तो ए आएगा या बी आएगा, ऐसा ही है। इनिशियल स्टेट पे आपको या तो ए मिलेगा या बी मिलेगा। इनिशियल स्टेट पे या तो आपको ए मिलेगा या बी मिलेगा। अगर ए मिलता है तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि सिर्फ ए बी अगर आता है तो आपका क्वेश्चन जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है। और अगर बी आता है तो चूंकि आपने इनिशियल ही बी से किया है तो उसके बाद कुछ भी आए वो आपके काम का नहीं है। बात समझ में आ रही है। अगर शुरू में बी आ गया तो उसके बाद कुछ भी आए वो आपके काम का नहीं है। आई मीन कि हर चीज रिजेक्ट हो जाएगी। समझ में आ रही है बात। अगर स्टार्ट विद बी हो गया तो हर चीज रिजेक्ट हो जाएगी। डेड स्टेट, बेसिकली डेड स्टेट का कॉन्सेप्ट है ये, बिल्कुल सही। ठीक है, क्लियर। और अगर शुरू में ए आ जाता है तो उसके बाद हर चीज क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट, चाहे वो ए आए या बी आए। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर स्टार्टिंग विद ए हो रहा है तो फाइनल पे चले जाएं, अगर नॉट स्टार्ट विद समथिंग एल्स हो रहा है तो आप उसको कहाँ ले जाएं, डेड स्टेट पे ले जाएं। और अगर शुरू में ए आ गया है तो उसके बाद कोई भी नंबर आए, कोई भी सिग्मा में से अल्फाबेट आए, हम उसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है बेटा। अब यही क्वेश्चन को हम किसी और तरह से सोचते हैं कि तो स्टार्ट विद हो गया तो एंड विद कैसे होगा। सही है ना। अब देखें, स्टार्ट विद तो हमें समझ में आ गया। अब मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एंड विद में अगर कोई स्ट्रिंग एंड विद होता है तो आप
आपके ख्याल में इसमें डेड स्टेट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जी, अगर कोई क्वेश्चन एंड विद एक पे लॉजिक पे काम कर रहा है तो क्या आपके ख्याल में इसमें डेड स्टेट होनी चाहिए? चलें थोड़ा सा एक्टिविटी करते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। 2 मिनट है, 2 मिनट में ही हो जाएगा अगर होना होगा, अदरवाइज तो फिर हम शाबाश 2 मिनट में इसको सॉल्व करके कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको थोड़ा इसको एक्सप्लेन करूँ। बस जो भी आप करें वो अपने पास रख लीजिएगा, फिर मैं यहाँ सॉल्व करूंगा तो सेल्फ इवैल्यूएशन हो जाएगी कि आपने कितना सही किया है या आपको कहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, तो फिर वो मुझसे आप डिस्कस भी कर सकते हैं। जी सर, हुआ? चलें। अच्छा जी, देखें बेटा, डेड स्टेट की जरूरत जब आती है जब एक पर्टिकुलर कंडीशन के बाद आप हर स्ट्रिंग को रिजेक्ट करते हैं। अब मेरी बात सुन लीजिएगा, फिर आप अपनी बात कर लीजिएगा कि एक पर्टिकुलर कंडीशन के बाद आप हर स्ट्रिंग को रिजेक्ट करते हैं। इसमें तो आप डिसाइड ही बिल्कुल एंड में कर रहे हैं। इस क्वेश्चन के अंदर तो आप डिसाइड ही एंड में कर सकते हैं, जब तक एंड नहीं आएगा यू कैन नॉट डिसाइड। ऐसा है ना? जब तक एंड नहीं होगा क्वेश्चन का यू कैन नॉट डिसाइड, तो इसमें डेड स्टेट तो आ नहीं सकती। क्लियर होगी ये बात? जब तक एंड नहीं आएगा आप डिसाइड नहीं कर सकते। और इस क्वेश्चन के अंदर अब आ जाते हैं वापस। अब देखें, यहां हमें नहीं पता एंड कब आएगा, हमें तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मिल रहा है ना स्ट्रिंग, तो हम तो हर कैरेक्टर को ये समझेंगे ये आखिरी कैरेक्टर है। ये भी बात समझ में आ रही है? हमें तो स्ट्रिंग का लेंथ नहीं पता चल रही, हमें तो कैरेक्टर मिल रहा है, हमें ये मिलेगा हम इसको आखिरी समझेंगे, लेकिन अगर फिर ये मिल जाएगा इसको आखिरी समझेंगे। तो हर स्ट्रिंग को हम, हर कैरेक्टर को हम आखिरी समझते हैं। तो हम आते हैं यहाँ पर, हमने कहा भाई अगर हमें शुरू में बी मिलता है तो वो हमारे काम का नहीं है, हम यहीं रहते हैं, चाहे वो आखिरी भी हो तब भी हम उसे रिजेक्ट कर रहे हैं, मतलब नॉन एक्सेप्ट है तो रिजेक्ट हो रहा है। लेकिन जहां हमें ए मिलता है हम उसको आखिरी ए समझते हैं और चले जाते हैं फाइनल पे। जहां हमें ए मिलेगा, जहां हमें ए मिलेगा हम उसको आखिरी ए समझेंगे और हम चले जाएंगे फाइनल पे। अब देखें, हो सकता है ये हुआ, हो सकता है ये हुआ, हो सकता है सिर्फ ये हुआ। इन सारे केसेस में कॉमन क्या चीज है कि बिल्कुल आखिर में आपने ए देखा है। अब अगर क्वेश्चन फर्ज करिए यही खत्म हो गया तो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन फर्ज कर लीजिए कि अगर आपको इस ए के बाद, अब पॉसिबिलिटी ये है कि इस ए के बाद इट माइट बी पॉसिबल कि आपको एक और ए मिल जाए या आपको बी मिल जाए। ये है ना, चांसेस क्या है कि बी ए के बाद आपको या तो ए मिल जाए या बी मिल जाए। अब अगर बी ए के बाद आपको ए मिलता है तो आप यहीं रहेंगे, क्योंकि आप हर ए को आखिरी ए समझ रहे हैं कि भाई अगर ए के बाद ए भी आ रहा है तो मैं यहीं रहूंगा, क्योंकि अगर वो आखिरी भी हुआ तब भी मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगा। लेकिन अगर ए के बाद बी आ जाता है तो मैं इसको डेड पे नहीं भेजूंगा, क्योंकि मेरा क्वेश्चन हो सकता है इसके बाद दोबारा से ए कहीं दिख रहा हो। समझ रहे हैं आप बात? तो इन बोथ केसेस में इसको डेड पे नहीं भेजूंगा, मैं इसको नॉन एक्सेप्टिंग पे भेज दूंगा।
हर ए को मैं आखिरी ए समझूंगा, हर ए को मैं आखिरी ए समझूंगा। जब भी मुझे ए मिलेगा मैं फाइनल स्टेट पे चले जाऊंगा, और बी मिलेगा तो मैं नॉन फाइनल पे चले जाऊंगा। नहीं, इशू तो कोई नहीं होगा, सिर्फ नंबर कट जाएंगे बस, और कुछ नहीं होगा इशू। आप ना बनाए, आप उल्टा ना बनाए, सीधा ना बनाए, आप बनाए नहीं, कुछ भी इशू नहीं है, पर नंबर नहीं मिलेंगे। नहीं, ए को फाइनल स्टेट तो टेक्निकली बना भी नहीं सकते ना बेटा, ये तो एप्सिलॉन तो भी एक्सेप्ट कर रहा है। तो नहीं, वो मैं समझ गया आपकी बात, तो मैं मजाक कर रहा था। बी ए का क्या होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा बी ए, किस पे एंड हो रहा है। देखिए अच्छी प्रैक्टिस क्या है अनीत, कि बेटा आप जो भी ऑटोमेटा बना रहे हैं ना, अब वो हर ऑटोमेटा आप मुझसे तो चेक नहीं करवाएंगे, हर वक्त मैं अवेलेबल नहीं हूँ। तो आपने क्या करना है, जो आपने ऑटोमेटा बना दिया, अब आप उस ऑटोमेटा पे, मैंने पिछली क्लास में बताया था, इस लैंग्वेज के कुछ स्ट्रिंग दें और उनको एक्सेप्ट करवाएं। अगर एक्सेप्ट हो जाते हैं तो फिर इस लैंग्वेज के अलावा कोई स्ट्रिंग दें जो कि उस पर रिजेक्ट भी होने चाहिए। वेरीफाई ऐसे हो सकता है बेटा, समझ में आ रही है बात। टेस्टिंग ऐसे हो सकती है कि इस लैंग्वेज के कुछ स्ट्रिंग उठा के दें इसको और ये एक्सेप्ट करे, और इस लैंग्वेज के अलावा कुछ और स्ट्रिंग उठा के दें जो ये रिजेक्ट करे। अगर ये दोनों काम कर रहा है 4-5 दफा, तो आप ये कह देंगे भाई मुझे तो सही लग रहा है, और डेफिनेटली फिर सही भी होगा। क्लियर। अच्छा जी, एक आखिरी क्वेश्चन है इसी में, कंटेन एटलीस्ट एन ए। कंटेन एटलीस्ट एन ए, ठीक है भाई, इसका मतलब ये कम से कम ए के आना चाहिए। तो अब वही वाली बात हो गई, इस तरह अगर ए के आ जाता है तो फिर तो कुछ मसला ही नहीं है, फिर जितने भी ए आए या बी आए। तो इट्स नॉट अबाउट स्टार्ट में ए आए, इट्स नॉट अबाउट एंड में ए आए, इट्स अबाउट कि बस ए के आ जाए। अब वो स्टार्ट में आ जाता है आ जाए, एंड में आता है जब भी कोई मसला नहीं है, बीच में आ जाता है जब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आ गया तो फिर उसके बाद हमें खुद चेक नहीं करना। तो इसमें बाउंड्री कंडीशन नहीं है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी है कि जिसके बाद हर किसी को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट वाली बात नहीं है इसमें। तो देखिए हमें किसका इंतजार है, हमें ए का इंतजार है, तो बी पे हम अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, हमें ए का इंतजार है, तो हम बी पे अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। अच्छा जी, इसके कुछ स्ट्रिंग लिख लेते हैं, ए बी 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 ए बी एंड सो। तो जहां हमें ए मिला हम फाइनल पे चले गए। अब हमारे लिए मैटर ही नहीं करता कि ए आ रहा है या बी आ रहा है, बात समझ रहे हैं। जहां हमें ए मिला हम फाइनल पे चलेगा, हमारे लिए मैटर नहीं करता। इससे पहले वाला क्वेश्चन मैटर करता था कि भाई ए पे ही एंड हो, तो हमने यहां सिर्फ ए लिखा था, बी को बदल ले गए। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये चीज मैटर नहीं करती बेटा कि ये आखिर में क्या आ रहा है, हमें ये चीज मैटर करती है जहां पहला ए आया हम फाइनल पे चले जाएंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो देयर इज द डिफरेंस इन बोथ क्वेश्चन ना, अगर हम दोनों को बनाए पहले वाला भी, तो ये है, वो ये था, मतलब सेकंड क्वेश्चन जो था, फर्क है, ये एंड्स पे काम कर रहा है और ये कंटेन पे काम कर रहा है। और अगर आप वो वाला क्वेश्चन बता दें जो वो था, तो वो और डिफरेंट है कि स्टार्ट विद, वो बी इधर आ जाएगा और एक और भी इधर आ जाएगा, फर्क है तीनों में। तो मैं लॉजिक ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर कंटेन ए की बात करें तो उसकी लॉजिक अलग है, एंड विद की लॉजिक अलग है, और स्टार्ट विद की लॉजिक अलग है। तीनों क्वेश्चन को आप एक दफा देख लीजिए इंशाल्लाह। फिर ये जो स्टार्ट विद समथिंग होता है या एंड विद समथिंग होता है या कंटेन समथिंग होता है, तो फिर उसमें आपको प्रॉब्लम होगी ही नहीं। नहीं भाई, रुका हुआ हूं मैं।
नहीं, ये गलत है, गलत है। वो एप्सिलॉन को भी एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, वो गलत है, एप्सिलॉन को भी एक्सेप्ट कर रहा है।